नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। बताएंगे आपको दिन भर क्या कुछ खास रहेगा खबरों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की घोषणा। सांसदों और राजनयिकों का दल 4 से 5 देशों का करेगा दौरा। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सहकारिता महासम्मेलन समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। भारत ने बांग्लादेश को दिया झटका। रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड समेत कई वस्तुओं के भूमि मार्ग से आयात पर लगाई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए पुतिन और जेलेंस्की से कल करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देश भर में आज सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश रहेगा निःशुल्क। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद विदेश जा रहे हैं। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई जैसे देशों की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान सांसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा। तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। डीएमके सांसद करीमोजी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लात्विया और रूस की यात्रा पर जाएगा। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ही भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का यात्रा करेगा। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नाम भी शामिल है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। निशिकांत के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया और कहा कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए ये हमारा संयुक्त प्रयास है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समय गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ की ओर से आयोजित विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री राज्य के मेहसाणा में जिले में के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे यहाँ फॉल्कन ग्रुप के रेडी टू कुक फ्रोजन आलू प्रोसेसिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री पल्लव ब्रिज और विविध विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में
सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ माह में लगने वाले मेले पर रोक जारी रहेगी। मेला प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला आयोजन की इजाज़त नहीं दी है, जिसके बाद मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक जारी रहेगी। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। सिंधु जल समझौते के कारण न केवल पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का 80% हिस्से का इस्तेमाल करता था, बल्कि नदियों पर बने बांधों की साफ सफाई और नए बांधों के निर्माण में भी आए दिन रोड़े अटकाता था। चिनाब पर बने बगलिहार और सलाल बांध के जलाशयों से न केवल गाद और रेत हटाई गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रतले और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के निर्माण की गति में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से जब पानी सिर के ऊपर बहा तो भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी संदेश साफ है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिंधु जल समझौते की वजह से लंबित दशकों से पड़ी ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं में निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण रुकी हुई थी। घाटी के अनेक जल विद्युत संयंत्रों की साफ सफाई, गाद हटाने का भी काम किया जा रहा है और उनकी भंडारण क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल अब भारत की जरूरतों और हितों के हिसाब से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन नदियों पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की गति की समीक्षा की है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने जम्मू के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की संचालन प्रक्रिया और 850 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन रतले जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। किश्तवाड़ के द्राबशाला में स्थित रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। मुख्य सचिव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा के साथ ही पावर इनटेक स्ट्रक्चर, कॉफर डैम, अंडरग्राउंड पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, टेड रेज्ड टनल का दौरा किया। मुख्य सचिव ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। 90 के दशक में सलाल विद्युत परियोजना बनी, लेकिन उसकी गाद और साफ सफाई का काम नहीं हो सका केवल सिंधु जल समझौते की वजह से। बगलिहार प्रोजेक्ट जब बना तो उसमें भी सिल्ट की सफाई नहीं हो सकी केवल पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से। और अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो सभी बांधों से गाद की सफाई, सिल्ट की सफाई, उनकी भंडारण क्षमता में इजाफा किया जा रहा है और उनमें विद्युत उत्पादन भी और बढ़ रहा है। इससे पहले एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सलाल और बगलिहार परियोजनाओं की 4 मई को फ्लशिंग की थी, जिसके जरिए सलाल और बगलिहार बांध के जलाशयों से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की गाद और रेत हटाई गई। सिंधु जल समझौते की वजह से 1987 में तैयार हुई सलाल परियोजना और 2009 में बनी बगलिहार परियोजना में भी पहली फ्लशिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि इस तरह की फ्लशिंग मासिक प्रक्रिया होनी चाहिए और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी बांध पर बने जलाशय में फ्लशिंग से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया जाएगा। सिंधु जल संधि के कारण पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण जम्मू कश्मीर में कई जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें चेनाब नदी पर पकलदुल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, दुलहस्ती 390 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट परियोजनाएं शामिल हैं। अब जब सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्यों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा जम्मू में चिनाब नदी से निकलने वाली रणबीर नहर को चौड़ा, गहरा और उसकी लंबाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन का पूरा उपयोग और उपभोग का अधिकार अब हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके और वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाकर न केवल घाटी को रोशन किया जाएगा, बल्कि यहाँ की बिजली देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगी।
ऐलान किया जा चुका है और इरादा साफ है, जम्मू कश्मीर के नदियों के एक एक बूंद का इस्तेमाल घाटी के आवाम और देश के हित में होगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। जानकारी के अनुसार ज्योति मल्होत्रा को हिसार से फिलहाल गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस आज पूरे देश के 222 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। इस बार 1.90 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों, उनके ठिकानों और समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ता जनसैलाब और जनता का उत्साह देखते ही बनता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को द्रास, डोडा, किश्तवाड़ सहित कई जगहों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जबकि चित्रकूट में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का, जिन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही विभिन्न जन संगठनों, पूर्व सैनिकों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शनिवार को भाजपा और राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, तो वहीं कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। ये आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ, जिसमें जन प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवाओं और महिलाओं ने सहभागिता की। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल में आयोजित तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और महिलाओं ने सहभागिता की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जो प्रहार किया है और इनके हमलों को जो नष्ट किया है, इसके बारे में सैनिकों का उत्साह और उनको बल बढ़ाने के लिए एक यात्रा का भव्य आयोजन किया है। हमने जो इंडिया के जो वीर सैनिक है उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। उस हिसाब से जो इंडिया भर में और पूरे देश भर में जो प्रशंसा की जा रही है, उस हिसाब से हम व्यारा के अंदर पूरे तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। पूरे गांव की आजू बाजू के सारे लोग यहाँ जमा होकर इसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारत माता की जय। हम 700 फुट लंबा तिरंगा लेके निकले हैं। सब यहाँ से आखिर तक पहुँचेंगे और हमें हमारे जवानों पे बहुत गर्व है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद कौशल यादव स्मारक पर संपन्न हुई। युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भागीदारी ने इस यात्रा को जन आंदोलन में बदल दिया। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं अपने वीर जवानों को सलाम करता हूँ। पूरे विश्व में भारतीय जो जवान है, उन्होंने अपना जो झंडा बुलंद किया है, उसके सम्मान में पूरे दुर्ग के युवा, युवतियाँ, पूरे जनता आज मैदान में उतरे हैं। हमारे लिए गर्व का समय है कि तिरंगा यात्रा निकाल के हम अपनी भारतीय सेना का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय सेना ने हमारे भारत देश का सिर ऊंचा किया है और हमें नाज है कि हम भारतीय हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए पंजाब के अमृतसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद धनंजय महादिक के नेतृत्व में जुलूस दशहरा चौक से शुरू होकर छत्रपति शिवाजी चौक पर समाप्त हुआ। इसी तरह पालघर शहर में भी भारतीय सेना के शौर्य को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। पालघर की सड़कें देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण घोषणा की कि आज देश भर के सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। वहीं विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली संभावनाओं और डिजिटल अंतर को दूर करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
साल 2025 के लिए WTIST का विषय डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना रहा है। आज की दुनिया में इंटरनेट से जुड़ा होना दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल रूप से समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से ये प्रारंभ किया गया था। भारत ने पिछले 1 दशक में टेलीकॉम और इंटरनेट के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की है। देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 933 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 1188.70 मिलियन हो गए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व मार्च 2014 में 75.23% था। ये अक्टूबर 2024 में बढ़कर 84.49% हो गया। शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 555.23 मिलियन की तुलना में अक्टूबर 2024 में बढ़कर 661.36 मिलियन हो गए हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 377.78 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 527.34 मिलियन हो गए। वहीं इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2024 में 96.96 करोड़ हो गए हैं। इसमें 285.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 94.92 करोड़ हो गए हैं। इसमें करीब 1452% की वृद्धि दर्ज की गई है। डिजिटल कृषि की दिशा में केंद्र सरकार नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी शुरू करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नागपुर में विकसित कृषि पर उच्च स्तरीय हितधारक परामर्श की अध्यक्षता वो करेंगे। इसी के साथ ही वे प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी यानी NSSL का भी उद्घाटन करेंगे। नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी डिजिटल कृषि में एक विशेष पहल है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की ओर से विकसित किया गया है। ये पहल प्रेसिजन एग्रीकल्चर पर नेटवर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। गुरिंदर चड्ढा मशहूर ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता हैं जिन्हें वेडेंट लाइफ बेकम जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस बार कान फिल्म महोत्सव में अपनी नई फिल्म क्रिसमस कर्मा के साथ वो लौटी हैं। ये फिल्म चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरल पर आधारित है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया भर में हम शानदार काम कर रहे हैं। गुरिंदर चड्ढा से DD न्यूज़ संवाददाता जया सिन्हा ने खास बातचीत की। ऐसी फिल्म मेकर जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम मेरे साथ हैं इस वक्त गुरिंदर चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कान आप बहुत खास मकसद के साथ आई हैं, आपकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म जी मैंने बनाई है, उसका नाम है क्रिसमस कर्मा। क्रिसमस मूवी है बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकेंस अ क्रिसमस कैरल। लंदन में सेट है और अफ्रीका में। जो भी पिक्चर मैं बनाती हूँ थोड़ा सा मिक्स होता है, इंडियन कल्चर भी होता है, वेस्टर्न कल्चर भी होता है। सो ये पिक्चर हमारी म्यूजिकल है। बेकम को भारत में लोकप्रिय करने वाली गुरिंदर चड्ढा ही है। थोड़ा श्रेय फुटबॉल को भी जाता है लेकिन बाकी आपको जाता है। उसने बोला था वो भारत गए, इंडिया गए, तो जिधर भी वो जाते थे सब बोलते थे ओ बेटे लाइफ बेकम। वो हैरान था, उसके बोला इतनी मशहूर है ये पिक्चर यहाँ। आजकल हम को प्रोडक्शंस की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, लेकिन आप वो शायद शुरुआती ऐसी फिल्मकार थी जिन्होंने कोलैबोरेट किया और भारत और यूके की जो इतनी कहानियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है। इंडिया हैज पायनियर्ड, यू नो, मसाला मूवीज, सत्याजीत राय मूवीज, मूवीज फ्रॉम द साउथ। यू नो, इंडिया में इतनी रीजनल सिनेमा भी है। सो नंबर 1 है इंडस्ट्री। सो अभी अच्छी बात है वेस्ट चाहता है को प्रोडक्शन करन। सो मुझको बहुत अच्छा लगता है जो अभी को प्रोडक्शन हो रहे हैं। BFI ने इंडिया के साथ को प्रोडक्शन एग्रीमेंट की है। सो अभी जो कुछ स्पिरिचुअलिटी है इंडिया की, जो कुछ एंशिएंट कल्चर है, जो कुछ ज्ञान है इंडिया का, वो सबको
देखना चाहिए दुनिया में, हमारे बच्चों के लिए और आगे जनरेशन्स के लिए। एक बार फिर भारतीय एक्टर्स के साथ कोई मसाला ट्रूली भारतीय फिल्म बॉलीवुड स्टाइल अब बनाने का प्लान है? इंडिया में इतने अच्छे डायरेक्टर्स है, इतने अच्छे राइटर्स है, सब कुछ है, तो वो इतने अच्छे पिक्चर बनाते हैं। मैं वो स्टाइल में नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरा स्टाइल कर सकती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए कान से। भारत ने बांग्लादेश से भारतीय बंदरगाह आने वाली कुछ वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले सामान पर लागू नहीं होंगे। बांग्लादेश से किसी भी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का आयात भूमि पतन के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ये सामान नाहवा शिवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से होकर आयात किया जा सकेंगे। इसके अलावा फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कपास और सूती धागे के अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी से तैयार सामान तथा लकड़ी से बने फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इन वस्तुओं को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी भू सीमा शुल्क केंद्र अथवा एकीकृत जांच चौकी से होकर तथा पश्चिम बंगाल के चनगारा बांध और फुलबारी जांच चौकी से होकर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे। बात आईपीएल की, तो आईपीएल 2025 ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का 60वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में आज टूर्नामेंट का डबल हेडर का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही प्लेऑफ के रेस में बनी हुई हैं। शुभमन गिल की टीम 11 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए टीम को सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। वहीं अक्षर पटेल की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 में दिल्ली कैपिटल्स और 3 में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक में दिल्ली कैपिटल्स और एक में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा बल्लेबाजों को मदद मिलती है। इसके साथ ही मैदान छोटा होने का फायदा भी बल्लेबाजों को मिलता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। इस मैच में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैचों में 13 अंक हैं। अब उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 में से कम 2 मैच जीतने होंगे, जबकि गुजरात टाइटंस की जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की है। गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। टीम क्वालिफायर 1 बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहेगी। ऐसे में इन दोनों के बीच दिल्ली में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।